नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। पहली रिपोर्ट मध्य प्रदेश से है। अनुराग तिवारी की यह रिपोर्ट भारतीय नौकरशाही की परंपरा के अनुकूल है, ठीक उसी तरह से जैसे यूपी में अभी हाल में खबर आई कि ऑक्सीमीटर बाजार से अधिक दाम पर खरीदने का वहां घोटाला हो गया और योगी सरकार ने अधिकारियों को निलंबित किया और एसआईटी गठित कर दी। मध्य प्रदेश की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। किसानों को घटिया उपकरण दिए गए, वो भी सस्ते और घटिया उपकरण के लिए चीन के उत्पादन का सहारा लिया गया। वेरी बैड। करप्शन करने वालों को लगता है कि गोदी मीडिया का डिबेट वो नहीं देख रहे हैं आजकल, वरना पता चलता कि चीन से कोई भी माल खरीदकर भ्रष्टाचार करना भ्रष्टाचार से भी बड़ा गुनाह है। अनुराग की रिपोर्ट बताती है कि किसानों को सब्सिडी का जो हिस्सा था, किसानों की सब्सिडी का, वो निजी कंपनियों को दे दिया गया। करोड़ों पेड़ लगाने के दावे भी किए गए थे एक अन्य योजना में। पता चला कि कागजों में ही पूरे हुए। और तो और गेंदे के फूल को लेकर भी भ्रष्टाचार हुआ। देखिए। मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग भोपाल दफ्तर में मौजूद ये पावर टिलर। वहीं छतरपुर जिले में हमारे सहयोगी अरविंद तिवारी ने तस्वीर भेजी कि वहां किसानों को बांटा गया पावर टिलर के नाम पर यह खिलौना। इस छोटे से पावर टिलर ने मध्य प्रदेश में करोड़ों के उद्यानिकी घोटाले की परतें खोली हैं। मध्य प्रदेश में जो उद्यानिकी विभाग में घोटाला हुआ है उसके केंद्र में है ये पावर टिलर। कहते हैं कि ये छोटा सा पावर टिलर बड़े ट्रैक्टर का विकल्प है, जिससे खेती के बड़े बड़े काम हो सकते हैं, लेकिन इसी के नाम पर बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। ये अमूमन 2 से 3 लाख का आता है, लेकिन इसके नाम पर किसानों को पकड़ा दिए गए हैं 20-25 हज़ार के वीडर, वो भी चीन के बने हुए। मध्य प्रदेश के उद्यानिकी विभाग में 100 करोड़ रुपए की यंत्रीकरण योजना में पावर टिलर खरीदने में प्रारंभिक जांच में ही आर्थिक अनियमितता की पुष्टि हो चुकी है। किसानों को केंद्र से अनुदान देने के नाम पर इस मशीन की जगह सस्ते और घटिया चीन के बने उपकरण बांटकर फर्जी कागज पर बनी कंपनियों ने करोड़ों कमाए और इसमें मदद की किसानों का हक छीनने वाले उद्यानिकी विभाग के अफसरों ने। दरअसल उद्यानिकी विभाग की इन मशीनों में बड़े घोटाले हुए। केंद्र की इस योजना में नियमों के मुताबिक हितग्राही के खाते में सीधे 50% रकम जाती है, यानी डीबीटी। नियम था किसान का पंजीयन, सत्यापन, स्वीकृति आदेश के बाद किसान बाजार से यंत्र खरीदे, अधिकारी जाकर सत्यापन करें, फिर बिल जनरेट होकर किसान को अनुदान का पैसा जाता था। लेकिन आरोप है कि किसानों के खातों में राशि भेजने की जगह कंपनियों को भुगतान करवा दिया गया। आरोप है कि उपकरणों को 2 गुने से ज़्यादा दामों में खरीदा गया, किसानों की जगह सीधे कंपनियों को भुगतान किया गया। पहले योजना में ट्रैक्टर विद रोटावेटर दिए जाते थे जिनका आरटीओ में रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन 2019-20 में पावर टिलर और पावर वीडर दिए गए जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। यही नहीं, एमपी एग्रो ने जिन कंपनियों से पावर टिलर खरीदे हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। सूत्रों के मुताबिक साल 2019-20 में अफसरों ने किसानों को 1.5 लाख रुपए कीमत के पावर टिलर की जगह 21 से 52 हज़ार रुपए के सस्ते पावर वीडर और पावर स्प्रेयर बांटे। ये सारे कृषि यंत्र मेड इन चाइना हैं। दरअसल सारा विवाद इस दफ्तर यानी एमपी एग्रो से शुरू हुआ। डीबीटी खत्म करके एमपी एग्रो से खरीदी शुरू हुई। आरोप लगे कि सप्लायर एमपी एग्रो में रजिस्टर्ड नहीं थे, उन्हें फायदा पहुंचाने ऐसे आदेश निकाले गए कि कंपनी के खाते में अनुदान की राशि जा सकती है। काम को भी ऑफलाइन करने के आदेश दे दिए गए ताकि घटिया काम, भ्रष्टाचार नजरों से बचे रहें। जाहिर सी बात है, घटिया मशीन है सो किसानों के किसी काम की नहीं। मोटी की जमीन है, वो काम नहीं करती। फिर क्या है? फिर क्या दिक्कत जाती है इसमें? दिक्कत अब क्या है, रखी रहेगी, कोई काम मशीन में क्या क्या दिया? मशीन में ट्रैक्टर में दिया, उसका थोड़ी रोडर भर दिया और कल्टीवेटर नहीं दिया गया। खुद उद्यानिकी विभाग के अफसर कह रहे हैं जो सामग्री दी गई वो टिलर का विकल्प नहीं। 85,000 जो है किसान को सब्सिडी देने का है मॉडल वाइज। एक घोटाला आपके विभाग में सामने आया है, तो उसमें जो वीडर दिए गए हैं कई जगहों पर, तो क्या वो इसका विकल्प हो सकते हैं? क्या उनसे वो काम हो सकता है जो इस पावर टिलर से हो जाता है? नहीं सर, अब वीडर तो अलग चीज़ है। वीडर होता है गुड़ाई, निदाई गुड़ाई के लिए उपयोग किया जाने वाला वीडर होता है, जो सोयाबीन वीडर, पैडी में कोनो वीडर या गुड़ाई के जो यंत्र होते हैं वो वीडर कहलाते हैं, वो अलग चीज़ है। ये पावर टिलर एक मिनी ट्रैक्टर, छोटा ट्रैक्टर है और ये कृषि कार्य के लिए उपयोगी है। ये छोटा पावर टिलर जो राज्य में कुल 1647 किसानों को बांटा गया, मध्य प्रदेश में उसने पावर गैलरी को हिला दिया। कांग्रेस 2017 से शिवराज सरकार के वक्त की भी जांच कराने की मांग कर रही है। एनडीटीवी के पास इस जांच दल के 11 पन्नों की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो परत दर परत इस घोटाले की पोल खोलती है। एनडीटीवी के पास केंद्र की भी
वो रिपोर्ट है जो बताती है कि चीन के ये उपकरण बेहद ही घटिया क्वालिटी के हैं। कितना राशि का दुरुपयोग किया गया, क्या किया गया, ये सारी बारीकी से तथ्य उस रिपोर्ट में होंगे और इसके लिए दोषी कौन है इसको हम परीक्षण करके फिर आपके सामने विस्तार से बताएंगे और अमुक जो भी कार्रवाई होगी उसमें पहले आपको जानकारी देंगे। 3 करोड़ रुपए के पावर टिलर खरीदने वाला मंदसौर अकेला जिला नहीं है। जांच समिति ने जब टीकमगढ़, बुरहानपुर, होशंगाबाद और देवास जिलों में बांटे गए यंत्रों को देखा तो पता चला वो पावर टिलर नहीं थे। सभी मशीनों में इंजन नंबर एक ही लिखा है। जिस कंपनी ने बनाया उसका नाम नहीं लिखा था। मशीन से संबंधित मापदंड खुदे नहीं बल्कि स्टिकर से चिपकाए हुए थे। सूत्रों के मुताबिक जिस डीलर ने ये यंत्र दिए दरअसल वो कनाडा का नागरिक है। पहले उसने गुजरात में कारोबार किया, फिर छत्तीसगढ़ आ गया, लेकिन वहाँ भी न उसके पास कोई रजिस्टर्ड दफ्तर था न कोई पंजीयन नंबर। बावजूद इसके उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके इस योजना का लगभग 95% काम उसकी ही 3 कंपनियों को दे दिया गया। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने जिस कंपनी, मॉडल और मापदंडों की बात कही उसकी भी धज्जियां उड़ाई गई। जिस कंपनी का नियम है कि आपके हार्टिकल्चर में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, भारत सरकार की सूची में होना चाहिए कंपनियां, और फिर वो उनकी टेस्टिंग होती, कमेटी होती है और उनसे खरीदी जाए और किसान को छूट देना चाहिए वो कि ये 40, 50, 100, 200, 500 कंपनियां इनमें से लिस्टेड में से किसी से खरीदें और उस पर सब्सिडी भारत सरकार 50% देगी। उनके सुनिए, इन्होंने क्या किया कि भारत सरकार की सूची में कंपनी नहीं, यहाँ के उद्यानिकी विभाग की सूची में कंपनी नहीं, मध्य प्रदेश शासन की, उसको पावर टिलर देना था, उसकी जगह पावर टिलर दे दिया और वो भी सीधे कंपनियों के नाम ही नहीं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं, और वो लोकायुक्त में जांच चल रही है, अब जेल जाएंगे। शिवराज सरकार के मंत्री पूर्व कमलनाथ सरकार पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन पूर्व उद्यानिकी मंत्री सचिन यादव वो नोटशीट लेकर बैठे हैं जिसमें पिछले साल 23 अक्टूबर को ही मामले की जांच के आदेश दे दिए गए थे। पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की जो 15 साल की शासन रहा था, उस शासन में बहुत सारे घोटाले और गड़बड़ियाँ जो है सामने देखने को मिली थी और हम लोग धीरे धीरे जो है उन सभी घोटालों की तह में हम लोग जा रहे थे और निश्चित रूप से समय रहते जो है हम उनकी उन सभी की पूरी जांच पड़ताल करते, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराने का काम किया और हम किसी भी नतीजे तक जो है नहीं पहुंचे। इस उद्यानिकी विभाग ने एक और बड़ा कारनामा किया, वो भी शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी नमामि देवी नर्मदे योजना में। जबलपुर से हमारे साथी संजीव चौधरी ने तस्वीरें भेजी। ऐसी दुकान जो सालों से खुली ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के बीच बनी इस नर्सरी से करोड़ों रुपए के पौधे कागजों पर खरीद लिए गए। रिपोर्ट बताती है कि अकेले जबलपुर में करीब 2.5 लाख पौधे नर्सरी से लिए ही नहीं गए, इसके एवज में 2 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया। हमारे कृषि मंत्री ने उद्यानिकी विभाग के घोटाले को पकड़ा, इसको संज्ञान में लिया, अधिकारियों के संदर्भ में चिट्ठियां लिखी, जांच के निर्देश दिए। ये सरकार सिर्फ 10 महीने की जांच कराना चाहती है, 10 साल की नहीं कराना चाहती। क्यों? इसलिए कि गुजरात का व्यापारी इसमें संलग्न है, गुजरात की एक फर्म इसमें संलग्न है। मुख्यमंत्री जी ईमानदार हो तो 10 साल की उद्यानिकी विभाग की जांच कराओ। नमामि देवी नर्मदे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना थी। जो यंत्रीकरण है वो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। ऐसी योजनाएं जब भ्रष्टाचार से सींची जा रही हैं तो क्या कह सकते हैं। और ये मत समझिएगा कि ये इसमें सिर्फ एक पार्टी की संलिप्तता है, दरअसल ऐसे घोटाले सर्वदलीय होते हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। कभी कभी लगता है कि ऐसी रिपोर्ट देखकर घोटाले के नेटवर्क में जीने मरने वाले अधिकारी और नेता लोग हंसते होंगे, चीयर्स बोलते होंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। कई 100 करोड़ का घोटाला करने वालों का कलेजा ज़्यादा मजबूत होता होगा। उन्हें जांच के लिए बनी कमेटी के सुझावों और सरकार की कार्रवाई पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता होगा। क्या घोटाला करने वाले वाकई घबरा जाते होंगे? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। सोचिए, पुलिस की अवैध वसूली के खिलाफ भी इस देश में हड़ताल करनी पड़ती है। बिहार की बात बता रहा हूँ। मतलब इस ऐलान पर ही हड़कंप मच जाना चाहिए कि ट्रक मालिक पुलिस की अवैध वसूली से तंग आ गए। अगर तंग नहीं आते तो शायद हड़ताल नहीं करते। इससे उनकी कमाई कम हो गई है ट्रक वालों की और उनकी बढ़ गई है पुलिस वालों की। ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रक मालिकों से अवैध वसूली करने वाली पुलिस का खजाना कितना भर गया होगा, उनके प्राइवेट जेब में कितने पैसे गए होंगे।
उस पैसे से क्या क्या होता होगा। इसके अलावा बिहार के ट्रक मालिकों का कहना है कि तालाबंदी के दौरान भी उनसे टैक्स लिया जा रहा है, जबकि गाड़ियां बंद थीं। तरह तरह के जुर्माने लिए जा रहे हैं जो नहीं लिए जाने चाहिए। हम लोग का मांग है 2019 का काला कानून को वापस करने का बात हुआ था। पर साल भी हम लोग बंदी किए थे अगले साल 2019 में, और उस समय सरकार 3 महीना का समय मांगी थी, लेकिन हम लोगों को सरकार ठगने का काम किया और कोई काला कानून में न संशोधन हुआ न कोई बदलाव हुआ। तो हम लोग एक बार अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और फिर दोबारा इस मांग को हम लोग रख रहे हैं कि 2019 का जो काला कानून है उसको वापस किया जाए। पूरा बिहार के हर एक जिला में ट्रकों को बंद किया गया है और हम लोग अपनी ट्रक को एकदम किसी भी कीमत पर, जब तक सरकार हम लोगों की मांग नहीं मानेगी तब तक हम लोग इसको चालू नहीं करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और बिहार के बाद यूपी आई है। यहां तो आना ही है। यहां तो डायरेक्ट आईपीएस अधिकारी मणिलाल पाटीदार घूस की रकम वसूल रहे थे। व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने वीडियो बनाया कि एसपी साहब जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। अगले दिन व्यापारी पर गोली चल जाती है और कुछ दिन बाद उनकी मौत हो जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सस्पेंड कर देते हैं मणिलाल पाटीदार जो आईपीएस हैं और कमेटी बना देते हैं। पाया जाता है कि ये लोग अवैध वसूली कर रहे थे। इन्हें ना तो नए भारत के उदय से फर्क पड़ा, ना भारत के विश्व गुरु बनने के समाचार से। बस थाने में वसूली करना ही इनका काम है। कमाल खान की ये रिपोर्ट देखिए। देखिए हम लोगों ने आपको कितना सपोर्ट किया है, किसी भी प्रकार का कोई। व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत से महोबा में गुस्सा है। लोगों को लग रहा है कि एसपी की पोल खोल देने पे उसने उन्हें मरवा दिया। अब परिवार चाहता है कि एसपी को हत्या का केस दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए ताकि वो जांच को प्रभावित ना कर सके। जब तक वो अरेस्ट नहीं होते वो लोग, सबकी जान को खतरा है। यहाँ कौन 4 लोग हैं, FIR नंबर है 0234 234। उसमें जो 4 अभियुक्त हैं, एक्स एसपी मणिलाल पाटीदार, ब्रह्मदत्त, सुरेश सोनी और SO देवेंद्र शुक्ला। महोबा में व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी का स्टोन क्रशर और माइनिंग के लिए विस्फोटक सप्लाई का काम है। उन्होंने 5 तारीख को एक वीडियो वायरल कर आरोप लगाया था कि एसपी को दी जा रही 6 लाख रुपए महीना घूस की रकम बंद करने पे वो उनकी हत्या कराना चाहते हैं। कि मैं किसी को भी बोल दूंगा वो आकर के तुम्हें ठोक देगा और मौत भी तुम्हारी ऐसी वैसी नहीं, मौत भी। इंद्रकांत त्रिपाठी के वीडियो वायरल करने के 2 दिन बाद ही 8 तारीख को उन्हें गोली मार दी गई। गोली उनकी गर्दन में लगी थी। हालत नाजुक होने की वजह से उन्हें इलाज के लिए कानपुर भेजा गया, जहां उनकी मौत हो गई। उनके परिवार का आरोप है कि घटना से पहले भी उन लोगों के पास इसकी धमकी भी आई थी। जब घटना होने वाली थी उससे पहले 1.5 घंटे पहले एक आशु भदौरिया जो महोबा का रहने वाला है, उसका कॉल उनके साले साहब के पास आया। उनको खूब धमकाया उसने बोला अगर कुछ हुआ तो तुम समझे रहना, आगे क्या हो सकता है, तुम्हारे साथ भी हो सकता है और उनके साथ क्या हो सकता है। राजा साहब नाराज है। बुंदेलखंड में राजा साहब एसपी को कहा जाता है। एक आईपीएस अफसर पर व्यापारी की हत्या की साजिश रचने का मुकदमा होने पर विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इंद्रकांत को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर महोबा थाने पहुंच गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि महोबा के इंद्रकांत त्रिपाठी सरकारी हत्याकांड में दिखावटी सस्पेंशन की लीपापोती न कर सरकार गिरफ्तारी करे। आरोपित पुलिस कप्तान और डीएम के खिलाफ इतनी ढिलाई क्यों? उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पहले ही इंद्रकांत के घर पहुंच चुके हैं। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया कि महोबा के व्यापारी श्री इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या पूरे उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली पे सवाल है। बीजेपी की सरकार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पे है और अब इस सरकार के अफसर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों की सुपारी दिलवा रहे हैं। अगर ये महोबा का इकलौता केस होता तो भी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन महोबा का ये सिर्फ इकलौता केस नहीं है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। तमाम लोगों के खिलाफ जांचें जो हैं वो सरकार को भी सौंप भी दी गई हैं। बहुत सारे लोगों के खिलाफ जांचें चल रही हैं। इससे ये लगता है कि हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। महोबा में इरफान पठान, सलाउद्दीन और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। अब आप सोचिए, आईपीएस ऑफिसर हैं मणिलाल पाटीदार, कितना पैसा कमाना चाहते थे ये नौकरी में। 6 लाख 5 लाख रुपए घूस मांग रहे हैं। यहाँ आदमी को 10,000 रुपया मयस्सर नहीं है, वो सुसाइड कर ले रहा है 2 लाख रुपए लोन न चुकाने के कारण। और इन पर अभी हत्या की साजिश के जो आरोप लगाए थे, अब हत्या के मुकदमे लग गए हैं।
अभी ठीक से इनकी नौकरी शुरू नहीं हुई है, एसपी बने हैं और पैसे की वसूली के इन पर आरोप लगते हैं। और कानून व्यवस्था का हाल देखिए कि त्रिपाठी जी वीडियो बनाते हैं कि उनसे एसपी साहब पैसे ले रहे हैं और 2 दिन बाद उन्हें गोली मार दी जाती है और वो बच नहीं पाते। ये हालत है कि अपराधियों को इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि एक व्यापारी जो वीडियो देखने से साधारण प्रतीत होता है वो एसपी के खिलाफ वीडियो बना रहा है कि उसे गोली से मरवा देंगे और वो अपराधी आकर गोली मार देते हैं। इन पर हत्या का आरोप दर्ज हुआ है। ये आईपीएस ऑफिसर हैं और जैसा कि कमाल ने बताया कि ये एक पहली घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हैं। बरेली में तो बाकायदा नेताओं ने पुलिस अधिकारी को लिख दिया था, प्रमुख को, कि आप टॉप 10 बनाया कीजिए करप्ट पुलिस के डिपार्टमेंट के करप्ट लोगों का। ये हाल है करप्शन का, भ्रष्टाचार का। इसका एक ही उपाय है कि ये देश के सामने ना आए। टेलीविजन चैनलों पर बड़े पैमाने पर फर्जी डिबेट पैदा किए जाएं ताकि आप एक गलत भ्रम में रहें कि आपके आसपास सब कुछ अच्छा हो रहा है, इंडिया बिना कोई टेस्ट दिए विश्व गुरु बन गया है। अभी आप देखिए कि किसानों पर कितनी कम चर्चा हो रही है। ये और बात है कि किसान भी वही चर्चा कर रहे हैं जो गोदी मीडिया उन्हें चर्चा करने के लिए दे रहा है। लेकिन जब किसान अपने लिए प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो टीवी खोलकर देख रहे हैं कि कोई उठा रहा है कि नहीं हो रहा है। एक जमाना था जब किसान प्रदर्शन करते थे तो हर चैनल पर कवरेज होता था। अब वो जमाना चला गया, उस जमाने से किसान भी बाहर कर दिए गए। वो अपना प्रदर्शन करके वीडियो बना के खुद ही आपस में वायरल कर रहे हैं और कहीं कोई कवरेज नहीं हो रहा है। देखते जाइए ये वीडियो और ब्रेक लेते हैं। चलो भर जाओ। हमारा नारा है, जो न माने झंडे से वो मारेगा डंडे से। ये किसानों को बिल्कुल मारने का कार्य किया जा रहा है और ये जो सरकार है किसानों का मानना है कि अध्यादेश के लागू हो जाने के बाद जो है देश का किसान गुलामी की ओर जाएगा और ऐसे हालात होंगे जैसे 43-44 के बंगाल के अकाल में देश में ईस्ट इंडिया कंपनी अनाज की खरीद करती थी। देश में पर्याप्त अनाज था लेकिन 40 लाख लोग भूखे मरे थे। दूसरा हमें खतरा है कि इस मंडी एक्ट के संशोधन से जो सरकारी मंडियां हैं वो खत्म हो जाएंगी और प्राइवेट मंडियों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार को, उनको पाहिवाल अकाली दल को ये जान लेना चाहिए कि उनका ये पार्लियामेंट में बिल और कानून भी बन गया लेकिन पंजाब की धरती में ही नहीं सारे देश की धरती में ये कानून हम लागू नहीं होने देंगे। ये हम अपनी ज़मीन बचाएंगे, हमारी फसल का वाजब लाएबंद पाल लेकर रहेंगे और गरीब लोगों को जरूरी वस्तुओं का पढ़ार करा के उनको पब्लिक जनतक बंट प्रणाली से वो भोजन दिलाएंगे। ये हमारा नारा है। हम आर पार की लड़ाई करेंगे, बेशक कितनी भी कुर्बानी करनी पड़े और 42 की तरह हमको ना मर लाइट भी चलानी पड़े तो वो ही चलाएंगे। सिमरत कौर बादल अकाली दल मुर्दाबाद। मोदी सरकार ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਕਰਕਾ मुख्यमंत्री ਦਾ ਰੋਲਾ ਇੱਕ ਨਾ मोदी ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਕਰਕਾ। जो मोदी साहब के प्रवक्ता हैं जो टीवी पे बोल रहे हैं कि हम किसानों को आजादी दिलाने जा रहे हैं, वो आजादी नहीं दिलाने जा रहे, वो सारे पंजाब के देश के किसानों को कारपोरेट के गुलाम बनाने जा रहे हैं। तो हम उनसे अपील करते हैं कि मोदी साहब अगर कोई हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक सरकार है तो उनको भारत के लोगों को, भारत के किसानों मजदूरों की बात सुननी चाहिए। हम भारत के सारे लोगों को बोल रहे हैं कि खेतों खलिहानों से बाहर आइए और इसका विरोध करिए। पूरे देश को एक साथ मिलकर विरोध करना चाहिए। लोगों से बड़ी मोदी सरकार ना तो कभी थी ना होगी। नहीं टुटन देंगे। शुरू हो गया दुध प्रशादे जेडे गड्डी दे विच रखी जो
आज फरीदाबाद के सूरजकुंड रोड पर करीब 100 एकड़ में बने गांव खोरी इलाके में बड़े पैमाने पर निगम अधिकारियों द्वारा तोड़फोड़ की गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे, जिसके सामने विरोध प्रदर्शन जो था कमजोर पड़ गया। यह जमीन सरकारी बताई जाती है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिसे लेकर सरकार को 16 सितंबर तक जवाब देना है। बस आज निगम के अधिकारी पहुंचे और तोड़फोड़ करने लगे। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने ज़मीन गांव के लोगों से खरीदी है। जब यहाँ घर बन रहे थे तब क्या हो रहा था, सरकार क्यों सो रही थी। अब यह भी आरोप लगा रहे हैं कि उस समय प्रशासन में लोग पैसे खा रहे थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये हमारे एमसीएफ की ज़मीन है, इसको खाली कराया जा रहा है। ये हज़ारों मकान अब तक तोड़े जा चुके हैं और भी आगे कार्रवाई चलती रहेगी। हम अपनी ज़मीन पे कब्जा लेके रहेंगे। यहाँ देखा है कि काफ़ी पुलिस बल मौजूद है, कम से कम हज़ारों की तादाद में पुलिस बल मौजूद है। सर किस लिए है, क्योंकि कोई अनहोनी ना हो जाए, या फिर अगर बालों खाली नहीं कर पाते हैं लोग बाग तो क्या कहेंगे सर? हज़ारों की पुलिस बल इसलिए है कि यहाँ पे बैड एलिमेंट्स ज़्यादा छुपे होने का अंदेशा है और लोग मकान खाली आराम से नहीं कर रहे, कि कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए इनको ज़बरदस्ती बलपूर्वक यहाँ से हटाया जा रहा है। कहा कि 2022 तक सबके पक्के मकान हो जाएंगे। वाह वाह, हमारी सरकार कितनी अच्छी है, कितना अच्छा है। मुझे अवार्ड मिलनी चाहिए जो 2022 तक हमारे मकान पक्के हो गए। कितने देख रहे हैं आप लोग, कितने अच्छे से पक्के हो गए हमारे मकान, जो उन्होंने वादा किया। उस टाइम पे कहाँ गए थे जब हमें जमीन दे रहे थे, जब हम पैसे दे रहे थे, हम अपना मकान बना रहे थे। अंधी हो गई थी सारी प्रशासन हमारी। एक एक रुपए हमने यहाँ तक सबको दिए, पुलिस वाले सबको पैसे दिए। और आप कहाँ है वो सारे के सारे, सब अपने अपने घर में जाके बैठे हुए हैं जिन्होंने पैसे खाए हम लोगों से। ये सब इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके हम कहाँ जाएं? ये कितने छोटे बारिश हो रही है, कहाँ निकलेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? सब ने आके पैसा लिया, जितना भी बनाया, छोटी छोटी ईंटें, एक ईंट भी लगाई तब भी लिया। वो संदीप पुलिस वाला है ना, उसने तक पैसा खाया आके यहाँ पे। किराए पे भी कमरा नहीं देगा, किराए पे तक कोई नहीं देगा। किराए पे भी कमरा नहीं देगा ऐसे मौसम में, और बारिश आ रही है। बताओ क्या क्वारंटाइन में कमरा मिलेगा? तोड़ देते, तुम कोरोना खत्म हो जाता तो तोड़ देते। ये किसी के घर में नहीं है। नौकरी चाकरी भी तो नहीं है, इसके वजह से, बीमारी की वजह से नौकरी छुट्टी पड़ी है। कहाँ कौन करेगा? रोज का खाएंगे, रोज का कमाएंगे क्या? और इतनी उसमें कहाँ जाएंगे हम लोग लेके बच्चों को? इसको दिखता नहीं, इतना छोटे छोटे बच्चे हैं, ऊपर से बारिश हो रही है, कितना छोटा बच्चा है। 3 लाख तो आदमी होगा ही होगा यहाँ पे, 3 लाख से कम नहीं है। जिससे हमने खरीदी वो लोग भी पहले खरीदी जब पैसे लिए, बाद में बनाई तब पैसे लेके गए। 10-20 हजार से पैसे कम नहीं लेके गए। फोन कर रहे तो फोन बंद कर लिया, कोई आने को राजी नहीं है। गरीबों के नाम पर राजनीति होती है। कितने नेता गरीब गरीब रटकर नेता बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं और कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन जब गरीबों के घर तोड़े जाते हैं तो कोई नज़र नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली में तोड़ी जाने वाली 48,000 झुग्गियों को लेकर बहस शुरू हुई। कांग्रेस नेता अजय माकन की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया जाए। इस सुनवाई को कवर कर रहे हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने कहा कि हम कोई यथास्थिति नहीं दे रहे हैं, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह यथास्थिति बनाए हुए हैं। फिलहाल रेलवे की ज़मीन पर बसी 48,000 झुग्गियों को नहीं हटाया जाएगा, जबकि यही रेलवे कोर्ट में दलील दे रही थी कि हटाइए। केंद्र सरकार ने कहा है कि रेलवे, शहरी विकास और दिल्ली सरकार एक साथ बैठकर 4 सप्ताह में एक समाधान निकालेंगे और तब तक झुग्गियों को हटाया नहीं जाएगा। दिल्ली सरकार ने भी यही कहा। कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय दिया है। अजय माकन की दलील थी कि इस फैसले से करीब 2.5 लाख लोग प्रभावित होंगे। कोर्ट ने फैसला देने से पहले झुग्गी वासियों को नहीं सुना, इसलिए उनका पक्ष सुना जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे मामलों में निर्देश दिया था कि बिना पुनर्वास और वैकल्पिक आवास मुहैया कराए बिना झुग्गियों को नहीं हटाया जाए, लेकिन रेलवे और दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस आदेश से अंधेरे में रखा। आम विधायक ने तो नोटिस ही फाड़ दिया था। खैर, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि विपक्ष कहाँ है। दरअसल वो विपक्ष को देखना नहीं चाहते और दूसरा विपक्ष दिखाया नहीं जाता, इसलिए विपक्ष गायब है और उनके सोचने की प्रक्रिया से भी विपक्ष की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। तो इसलिए हम इस सवाल का छोटा सा जवाब देना चाहते हैं कि विपक्ष है, वो बनारस में लाठियां खा रहा है। देखिए,
विनाश के रास्ते पे जा रहा है। किसानों की हत्याएं, नौजवानों की हत्याएं, बेरोजगारी चरम पर है, दलितों का शोषण किया जा रहा है। लगातार अपराधी सड़कों पर महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं और इनके सांसद विधायक के संरक्षण में ये योगी सरकार मुर्दा हो चुकी है। इन लोगों को साफ तौर पे बताया गया था कि इस समय वर्तमान में जो धारा 144 और जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उसके चलते किसी प्रकार के राजनीतिक प्रदर्शन और कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन की अनुमति नहीं है। आपको इस प्रदर्शन के लिए मना किया जाता है, साफ तौर पर इनको बता दिया गया था। जब वो लोग नहीं माने तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। किस लिए धरना दे रहे हैं? किस लिए धरना दे रहे हैं? हम लोग बेरोजगारी भत्ता के लिए बोल रहे हैं। करनाल में जहां तहां दिखने वाली गंदगी उसे बाकी शहरों जैसा ही खूबसूरत बनाती है। हालांकि वो मुख्यमंत्री खट्टर का शहर है। खास बात यह है कि करनाल स्वच्छता के चार्ट में काफ़ी ऊपर रहता है, लेकिन करनाल से अनीता सिंह और मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट बताती है वही की असलियत क्या है। करनाल शहर के 136 सार्वजनिक शौचालयों में से ज़्यादातर का यही हाल है। ताले लटके हैं या इस्तेमाल करने लायक ही नहीं है। कहीं पानी की टंकी टूटी पड़ी है और कहीं दीवार पर लिखा है कि हाथ यहाँ पर धोएं, लेकिन वहाँ पर वॉश बेसिन गायब है। किसी की टोंटी टूटी है, किसी के दरवाजे ही बंद नहीं होते तो किसी के दरवाजे ही कोई उठा ले गया। कहीं घास उगी है तो कहीं रेड़ी वालों ने कब्जा कर लिया है और कहीं बंदरों का डेरा है। ये करीब 3 साल हो गए हैं जी, और लॉकडाउन के बाद ये खुला नहीं है। सफाई करने कोई नहीं आता, खुलेगा तो सफाई करने आएगा ना कोई। बाहर तो ये कबाड़ी तोड़ ताड़ के ले गए हैं सारा कुछ। अच्छा, इसकी सफाई वगैरह के लिए कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। और उधर उस साइड बंदर इतने ज़्यादा है, हर वक्त ऐसे ही रहते हैं? ऐसे बंद है तो उसमें कोई जा पाता है उधर? कौन जाएगा? जब बंद या लॉक किया तो कौन जाएगा उसमें। शहर का पहला ई टॉयलेट जिसका दरवाज़ा रुपया डालकर खुलता था, वो भी 2-3 महीने चलने के बाद से बंद पड़ा है। चोर सामान उठा ले गए तो निगम ने ताला लगा दिया। लाखों खर्च करके बने ऐसे टॉयलेट अब किसी काम के नहीं रहे हैं। 4-5 साल हो गए जी इसको बने हुए। हाँ जी, ये जिस टाइम 90 में बने हैं ना, 2-3 महीने 4 महीने चले, उसके बाद जो बंद है तो बंद ही पड़े है जी। कोई नहीं ठीक नहीं कराया है इसको। लॉक नहीं खुल रहा है, कोई जा नहीं रहा है। इसको तोड़ ताड़ रखे है किसी ने, इसको किसी ने तोड़ रखे, जिसमें पैसे डालते हैं ना, इसको तोड़ रखे हैं। लोग खुलता ही नहीं है अंदर जाने के लिए। बंद ही पड़े, यूज हुए खुले ही नहीं जब के बने हैं। बस ऐसे ताला लग रहा है इसमें। ताला तोड़ के सामान अंदर से टूटी वगैरह तोड़ के हाँ जी काट लेते हैं, फिर ताला लगा देते हैं, फिर वो तोड़ लेते हैं। कोई चौकीदार नहीं, कोई कुछ नहीं है। ये हाल उस करनाल का है जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का शहर है। बाकी जगह का अंदाज तो कोई भी लगा सकता है। कहीं टेंडर का रोना है तो कहीं सफाई कर्मचारी ना होने का। जो भी पब्लिक डोमेन में कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो टॉयलेट है या दूसरी कोई भी सार्वजनिक वस्तु है, उसमें अकेले नगर निगम या प्रशासन के प्रयासों से कुछ भी नहीं हो सकता। उसमें जनता की भी भागीदारी चाहिए होती है। नगर निगम प्रयास करता है, उनकी रेगुलर मेंटेनेंस की जाती है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ शरारती तत्व जो हैं जब उनका प्रयोग करते हैं, नल खुले छोड़ देते हैं या उनको कुछ शरारती तत्वों के द्वारा तोड़ा भी जाता है। इस तरह की शिकायतें हमारे पास आती रहती है, लेकिन समय समय पे उनको रिपेयर कराया जाता है। 1 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों के स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में करनाल ने हरियाणा में पहला और राष्ट्रीय स्तर पर 17वां स्थान हासिल किया था। पिछले साल करनाल 24वें नंबर पर था। हो सकता है कि अगली बार रैंकिंग और बढ़ जाए, लेकिन ज़मीनी हकीकत आपने देख ली है। करनाल से अनीता सिंह के साथ मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
इन रिपोर्ट को देखते हुए आपको अपना देश कुछ समझ में आता है? अगर नहीं आता है तो ये राजनीतिक खबरें भी देखिए। जेडीयू नेता हरिवंश नारायण सिंह एक बार फिर राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। राज्यसभा में उपसभापति पद के लिए हुए चुनाव में हरिवंश के सामने विपक्ष ने आरजेडी के मनोज झा को उतारा था, लेकिन राज्यसभा में ध्वनिमत से हुए चुनाव में हरिवंश को उपसभापति चुन लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के बाद हरिवंश नारायण सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि उपसभापति के तौर पर उनका पहला कार्यकाल काफी शानदार रहा और आगे भी वो अपना अच्छा काम जारी रखेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के बिहार सह प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बीजेपी को राज्य में प्रचार के लिए किसी और स्टार की जरूरत नहीं है, उनके यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही स्टार हैं। फडणवीस से पूछा गया था कि क्या कंगना रनौत से बीजेपी बिहार में चुनाव प्रचार करवाएगी। फडणवीस ने कहा कि सुशांत की मौत का मुद्दा कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन उनके परिवार को इंसाफ मिले ये पूरा देश चाहता है। फडणवीस और बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल आज चुनाव से जुड़ी बैठक में हिस्सा लेने के लिए बिहार के कटिहार पहुंचे थे। मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष राज्य के विंध्य इलाके से बन सकता है। बीजेपी संगठन की ओर से इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। राज्य में विधानसभा अध्यक्ष की दौड़ में बीजेपी के केदार शुक्ला, गिरीश गौतम, राजेंद्र शुक्ल और नागेंद्र सिंह सहित आधा दर्जन नेताओं के नाम बताए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव 22 सितंबर को विधानसभा में होगा। कांग्रेस भी उपाध्यक्ष पद के लिए दावेदारी करेगी। संसद सत्र शुरू हो गया है। पहले दिन आरटी-पीसीआर टेस्ट हुए कई सांसदों के और वहां आने वाले लोगों के, तो कई ऐसे लोग पॉजिटिव हो गए जिन्हें पता भी नहीं था। इनमें सांसद भी हैं, मीडिया कर्मी भी हैं और अधिकारी भी हैं। 17 सांसद पॉजिटिव पाए गए हैं, 12 बीजेपी से हैं। कईयों ने ट्वीट कर कहा है कि उन्हें तो कोई लक्षण है नहीं, क्वारंटीन में वैसे वो चले गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संसद में कहा कि संक्रमित लोगों में से 1.7% मरीज को ही इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ी है। 32,575 वेंटिलेटर वाले आईसीयू होने का दावा किया गया है। केंद्र सरकार ने 60,948 वेंटर खरीदने के आदेश दिए हैं। 11 सितंबर तक 32,109 राज्यों को वेंटिलेटर राज्यों को आवंटित कर दिए गए हैं, जिसमें से 30,170 डिलीवर भी हो गए हैं। यानी राज्यों को इस दौरान 30,000 से अधिक वेंटिलेटर मिल चुके हैं। इसके बाद भी आईसीयू को लेकर जगह जगह से दिक्कत की खबरें आ रही हैं। लेकिन इसी बीच आप मुंबई से पूजा की ये रिपोर्ट देखिए कि एक बार फिर से आईसीयू बेड की दिक्कत आने लगी है। जुलाई अगस्त में मुंबई के कम होते मामले सितंबर में फिर बढ़ने लगे हैं। महज 14 दिनों में एक्टिव मामलों में 50% का उछाल आया है, तो वहीं मामले दोगुना होने की रेटिंग 93 दिनों से गिरकर 56 दिनों पर आ गई है। रिकवरी रेट भी महज 4 दिनों में 79% से गिरकर 77% पर आ गई है। इन बढ़े हुए मामलों के कारण मुंबई में आईसीयू बेड की बड़ी किल्लत देखी जा रही है। बीएमसी के इस डैशबोर्ड को देखें तो प्राइवेट अस्पतालों में 95%, तो सरकारी में 93% आईसीयू बेड भरे हुए हैं। वेंटिलेटर बेड की भी किल्लत है। सरकारी अस्पतालों में करीब 94%, तो प्राइवेट अस्पतालों में 95% बेड मरीजों से भरे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड भी करीब 92% फुल हैं, तो सरकारी 57% भरे हैं। प्राइवेट अस्पतालों पर ज्यादा भार नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ के नॉर्मल बेड भी 91% फुल हैं, तो वहीं सरकारी के करीब 57%। शहर के बड़े अस्पतालों में शामिल लीलावती के वरिष्ठ डॉक्टर जलील पारकर बताते हैं कि राज्य के दूसरे शहरों से मरीज काफी बढ़े हैं और अस्पतालों में लंबी वेटिंग चल रही है। अभी कल की रोज की बात है, कल दोपहर में 18 वेटिंग लिस्ट पर थे और मुझे लगता है आज भी सब ऐसे ही चलता रहेगा। हो सकता है 1-2 ऊपर नीचे हों, लेकिन वेटिंग लिस्ट कुछ कम नहीं होते दिख रहा है हमें। दूसरे सिटीज़ जो हैं वहाँ से भी हमारे पास मरीज़ आने लगे हैं, जैसे पूना है, सातारा है, सांगली है, नासिक है, नागपुर है, क्योंकि
उनके पास भी मुझे लगता है कि बेड कम पड़ रहे हैं, उनके पास सहूलतें कम हैं। देखिए, और मुंबई में सबने खास करके ऐसे हुआ है कि बीएमसी ने तो ये लगा दिया है कि 75 नर्सिंग होम्स को इन्होंने कहा है कि आप कोविड पेशेंट्स न लाएं। अब हर नर्सिंग होम में हो सकता है 2 आईसीयू बेड हों या 4 हों, 6 हों, जितना बड़ा नर्सिंग होम है या मिनी हॉस्पिटल है उसके ऊपर बनिस्बत रहता हो। अब वहाँ पर आपने बंद कर दिया है तो मरीज़ आएगा कहाँ से, वो जाएगा किधर? तो मरीज़ को तो आना ही है, तो बड़े इंस्टीट्यूशंस में ही आने लगा है। इस समय हमारे अस्पताल में कोविड-19 के लिए प्रतीक्षा सूची है करीब 65 की, और ये भी होता है कि हमारे अस्पताल में देश भर से और महाराष्ट्र में से बहुत ही पेशेंट आ रहे हैं। इस समय हमारे हॉस्पिटल में करीबन 25% जो रोगियों हैं वो बम्बई के बाहर से हैं। बीएमसी के ही इस डैशबोर्ड का आंकड़ा देखें तो बढ़ते हुए मामले की वजह से बनाए गए कोविड सेंटर CCC 1 और CCC 2 के कुल बेड में सिर्फ 5 से 6% बेड ही भरे हुए हैं। शहर में कोविड बेड मैनेजमेंट का जिम्मा संभाल रहे बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर गौतम भंसाली बताते हैं कि सरकारी कोविड सुविधा में लोग जाने से बचते हैं। हमारे पास में 11,000 ऑक्सीजन के बेड जंबो फैसिलिटी में है। 1250 हमारे पास आईसीयू बेड विद वेंटिलेटर जंबो फैसिलिटी में। जंबो फैसिलिटी में पेशेंट थोड़ा जा नहीं रहे थे क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल उनको लग रहा था वहाँ देखभाल नहीं होगी, लेकिन अभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने ये निर्णय लिया उसके ऊपर और वो अभी चालू भी हो गया। हर जंबो फैसिलिटी को सायन, नायर, केएम, जे वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ की पूरे यूनिट हेड वो लोग वहाँ रहेंगे और उनकी देख रेख में उनका ट्रीटमेंट होगा। लोगों के मन में कुछ भ्रांतियाँ हैं इसलिए जंबो में नहीं जा रहे। मुंबई शहर के 30,271 एक्टिव कोविड मरीजों में 1,321 मरीज गंभीर हैं, यानी करीब 4%। इन गंभीर मरीजों के लिए आईसीयू बेड बेहद अहम है। ऐसे में प्रशासन अब लोगों में ये भरोसा जगाने की कोशिश में है कि लोग उनके बनाए कोविड केयर सेंटरों का भी रुख करें। इसलिए यहाँ हेल्थ स्टाफ और एक्सपर्ट डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। सवाल है कि आखिर ये पहले क्यों नहीं किया गया। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली विधानसभा में भी संसद की तरह विधायकों के RT-PCR टेस्ट कराए गए। इसमें 3 विधायक पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से एक हैं विशेष रवि पहले भी संक्रमित हो चुके हैं और ठीक होने के बाद प्लाज्मा भी दान कर चुके हैं। अब वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या इसका यह मतलब है कि जिन्हें कोरोना हुआ है और जो ठीक हो गए हैं उन्हें दोबारा से भी हो रहा है? यही नहीं, आपको बता दें कि दिल्ली में 4,770 लोगों की मौत हुई है कोरोना से और 3200 से अधिक नए मामले आए हैं। अब तक बता रहा हूं कि 4,770 लोगों की मौत हो चुकी है पिछले 24 घंटे में, लेकिन 3200 से अधिक नए मामले आए हैं। पूरे भारत के स्तर पर देखिए तो कोरोना से 77,500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि जिन परिवारों में ये मौत हुई है वहाँ लोग किस तरह के आर्थिक, मानसिक, सामाजिक तनाव से इस वक्त गुजर रहे हैं। और पूरे देश में 48 लाख से भी अधिक नए मामलों की संख्या हो चुकी है। अब जो नए मामले आ रहे हैं वो लगातार पिछले कई दिनों से 90,000 से अधिक नए मामले आ रहे हैं और पिछले कई दिनों से हर दिन कोरोना से 1,000 लोगों की मौत हो रही है। ये संख्या थी, पहले कहा गया 1 की जान बचाने के लिए तालाबंदी कर रहे हैं। अब हर दिन 1,000 लोगों की मौत हो रही है, तब कहीं कोई बातचीत नहीं है। मौत की ये संख्या छोटी लगे या नगण्य रहे, इसलिए दूसरी तरफ की संख्याओं को बड़ा करके दिखाया जाता है ताकि लगे कि ये महामारी कुछ भी नहीं है। इस तरह के भ्रम में मत आइएगा। नेताओं का ये काम है इस तरह से उलझाना। आप मास्क पहनिए लगातार, और जहां भी आप किसी भी सतह को स्पर्श करें अपने हाथ को साबुन से ज़रूर धोएं और दूरी बनाकर रखें। अपने बचाव के लिए ये 3 काम ज़रूर करें। और आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। नमस्कार।